वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम रीजनिंग क्वेश्चन का सेकंड लेक्चर है, उसमें हम दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 16 का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट और चैप्टर नंबर 17 का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इन दोनों चैप्टर्स को इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे, इसके रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये पूछा गया है कि हाउ इज द कार्टिलेज यूजफुल फॉर आवर स्केलेटन। कार्टिलेज हमारे स्केलेटन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टिलेज इन आवर स्केलेटन सिस्टम, ये किस तरह से यहाँ पर हेल्प करता। तो इस पे 4 पॉइंट्स में हमने आंसर को डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि कार्टिलेज स्केलेटन सिस्टम के लिए क्यों या किस तरह से हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो उसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है इट एक्ट एज अ कुशन बिटवीन बोन्स, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड अलाउइंग फॉर स्मूथ जॉइंट मूवमेंट। ठीक है भाई, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं बोन्स की, उनके ऊपर कार्टिलेज की एक पतली सी कोटिंग पाई जाती है जिसको हाईलाइन कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज की भी हमारी बुक में 3 टाइप्स बयान की गई हैं, उनमें से एक टाइप हाईलाइन कार्टिलेज है। तो ये जो हाईलाइन कार्टिलेज है ये जॉइंट्स की, मूवेबल जॉइंट्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस पर मौजूद होता है। इसकी मौजूदगी के कई फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे यहाँ लिखे हुए हैं कि ये कुशन का काम कर रहा है। दूसरा, ये जो कार्टिलेज की जो स्मूथनेस होती है ये मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। और तीसरा इसका काम ये है कि जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है तो जॉइंट के अंदर स्मूथ मूवमेंट पैदा हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्पेशली इन एरियाज लाइक द नोज, ईयर्स एंड ट्रैकिया। अच्छा, ये जो इसका फंक्शन है ये सपोर्टिव फंक्शन कहलाता है। हमारे स्केलेटन के कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है, जैसे नोज टिप जो होती है हमारी, इसके ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, नोज टिप के ऊपर कार्टिलेज मौजूद होता है। दूसरा, ये जो कार्टिलेज है ये हमारे एयर के अंदर, ये जो एक्सटर्नल एयर का जो बैरूनी हिस्सा है जिसको पिन्ना कहते हैं, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। और दूसरा, ये सांस की नाली जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, तो ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये कार्टिलेज के बने हुए हमारे बॉडी के पार्ट्स। तीसरा इसका फंक्शन है कि इट ऑल्सो हेल्प विथ बोन ग्रोथ। It can help with bone growth and development in children and adolescent. Adolescent कहते हैं 9 उम्री को, यानी जो ग्रोइंग एज होती है, तो वहाँ पर ये हमारी बोन्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बोन ग्रोथ में कार्टिलेज की इम्पोर्टेंस है। चौथा इसका फंक्शन है इन बिटवीन द वर्टिब्री। हमारे जो बैकबोन की 2 हड्डियां होती हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो बैकबोन है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स जिनको वर्टिब्री कहते हैं, उनकी तादाद 33 होती है। लेकिन जो लास्ट के 9 वर्टिब्री ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, वो फिर वो फ्यूज़ होने के बाद वो हमें 9 की तादाद में नज़र नहीं आते, बल्कि उन 9 वर्टिब्री की जगह पर हमें 2 बोन्स दिखाई देती हैं। एक का नाम है सैक्रम बोन और एक का नाम है कॉक्सिक्स बोन। ये सारी डिटेल आपने स्केलेटल सिस्टम में यकीनन पढ़ी होगी, तो आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैंने तस्करा कर दिया। तो वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स पाई जाती हैं, लेकिन लास्ट के वर्टिब्री जब फ्यूज्ड हो जाते हैं तो आफ्टर फ्यूजन वर्टिब्रल कॉलम में जो काउंटेबल बोन्स होती हैं वो 26 होती हैं। तो ये 2 वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज का एक शॉक एब्जॉर्बर मौजूद होता है। उस शॉक एब्जॉर्बर को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर
वर्टिब्रल डिस्क। और ये जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है, ये जैसे डोनट होता है, ये डोनट टाइप का होता है। डोनट तो अंदर से ऐसे खोखला होता है, ये खोखला नहीं होता। इसको हम इस तरह से बता रहे हैं कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, और इसका जो आउटर रीजन होता है वहाँ पर कार्टिलेज के फाइबर्स होते हैं। इसको फाइब्रस कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। सेंटर में इसके लिक्विड भरा हुआ होता है। तो जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ होता है, ये बीच का हिस्सा, अच्छा ये नज़र नहीं आती है तो हमने काट के बनाया है ना इसको। तो ये जो उसका आउटर रीजन है, यानी ये जो डिस्क है, इसका बैरूनी हिस्सा जो है, इसे कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसस। और जो इसका बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, तो एन्यूलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये इसके दो रीजन्स होते हैं, बैरूनी और अंदरूनी सा। तो इसका काम ये होता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो जो लिक्विड होता है ना, जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये लिक्विड है, तो ये प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है, और ये जो रिंग है ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है जब हम मूव करते हैं। तो ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर वर्क करता है। तो कार्टिलेज का बना हुआ है ये भी। तो ये कार्टिलेज के हमारी बॉडी में बेनिफिट्स है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें पूछा गया है कि हाउ इज द हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन इनिशिएट्स पेन डेवलपिंग। मतलब ये कहा गया है जब हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ दर्द क्यों होता है। तो उसकी कुछ रीजंस बताए गए कि दर्द होने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो बॉडी में कोई भी काम जो है वो बिला मसरफ या बिला वजह नहीं होता, उसका कोई ना कोई यूज़ है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट है। तो देखते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। व्हेन आ बोन फ्रैक्चर्स, जब हमारी कोई बोन में फ्रैक्चर होता है, इट सेट्स ऑफ a cascade of events in the body aimed to healing the injury। जहाँ पर हड्डी में फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पर फौरी तौर पर कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ का असल मकसद होता है ये हीलिंग, जो टूटी हुई हड्डी है उसको हील करना। अब वो क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें शुरू होती हैं। नंबर 1, जैसी इनिशियली जैसे बोन फ्रैक्चर होगी, इनिशियली जब द फ्रैक्चर्ड साइट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन से निकला है। इन्फ्लेम्ड हो जाने का मतलब है वहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो स्वेलिंग की वजह ये होती है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्लड आता जाता है, ब्लड जाता कम है, ठीक है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, विच ट्रिगर्स पेन। ये जो इन्फ्लामेशन है, देखिए इन्फ्लामेशन की 4 अलामतें हैं। देयर आर 4 सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का पहला जो सिम्टम है बच्चों वो है स्वेलिंग, ठीक है, जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पर स्वेलिंग होगी। इन्फ्लामेशन का दूसरा जो सिम्टम है वो है पेन, जैसे कि बताया जा रहा है, जिस पर हमारा सवाल है। इन्फ्लामेशन का तीसरा सिम्टम है हीट, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, जहाँ ब्लड ज़्यादा आएगा वहाँ पर ब्लड में हीट होती है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। और तीसरा वहाँ पर होता है रेडनेस, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो रेडनेस पैदा होती है। तो दीज आर द 4 सिम्टम्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज द इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो जहाँ फ्रैक्चर होगा बोन में वहाँ इनिशियली इन्फ्लामेशन होगी, जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पर पेन होगा। अच्छा, पेन के फ़ायदे क्या होंगे, तो अब आगे देखते हैं। द पेन एक्सपीरियंस्ड आफ्टर आ बोन फ्रैक्चर सर्व एज आ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। यानी कि जो दर्द है ये हमारे अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पैदा कर रहा है। किस तरह से, सिग्नलिंग, अब ये देखिए क्या सिग्नलिंग, यानी सिग्नल्स जनरेट करता है टू द बॉडी दैट देयर इज एन इंजरी दैट नीड अटेंशन। हमारी बॉडी को ये बताता है कि भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया है और उसको तवज्जो की ज़रूरत है। अगर दर्द नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर दर्द नहीं हो रहा तो हम कोई केयर भी नहीं करेंगे, हमें मालूम भी नहीं होगा। कोई बोन में अगर फ्रैक्चर है तो उसमें दर्द अगर ना हो तो हम ऐसे ही नॉर्मली अपनी लाइफ गुजारते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। तो वो दर्द की वजह से हमें पता चलेगा कि बॉडी में प्रॉब्लम है, तो हम उसको उस पर अटेंशन देंगे, उस पर तवज्जो देंगे।
इट हेल्प्स प्रिवेंट, दूसरा काम क्या करता है, इट हेल्प्स प्रिवेंट फर्दर डैमेज, दूसरा काम क्या है, ये फर्दर डैमेज से बचाता है हमारी बोन्स को, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज बाय इनकरेजिंग द इंजर्ड person to rest and avoid putting weight or pressure on the affected area। तो जब हमारे दर्द हो रहा होगा तो हम वो जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जो हाथ या पैर जैसे फ्रैक्चर है, तो हम उस पर मजीद कोई लोड नहीं डालेंगे। अगर दर्द नहीं हो रहा हमें पता भी नहीं होगा, लोड डालते रहेंगे, पता लगा फ्रैक्चर और सीवियर हो जाएगा, पता चला कि वहाँ सिंपल फ्रैक्चर था, वो कंपाउंड फ्रैक्चर, और पता लगा वो और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की तरफ चला जाएगा। वो नर्व को डैमेज कर सकती है, टूटी हुई हड्डी वो ब्लड वेसल को डैमेज कर सकती है। तो ये दर्द का फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाई इज कैल्शियम इसेंशियल, जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज कैल्शियम इसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें मैं देखिए एक सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों का मिला के मैं थोड़ा सा कुछ आपको कंसेप्ट दे दूं। देखें, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं कि ये एक मोटर न्यूरॉन बना हुआ है बच्चों, ये मौजूद है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये आखिर में जो बना हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मसल फाइबर है। और जो न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो जंक्शन होता है, उस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये अल्फाज आपको लिखे हुए मिलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो देखिए मोटर न्यूरॉन के जो आखिरी हिस्से हैं ना, इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ये रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाते हैं। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा के साथ आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही न्यूरोलीमा के साथ बाइंड होता है, तो पहले जो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा था, ये ट्रैवल कर रहा था, जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग से ये जो न्यूरोलीमा होती है ना, ये भी क्या हो जाती है, इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और जनरेट होने के बाद न्यूरोलीमा के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं, ये जो फोल्ड बनाया हुआ है अंदर, इसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल। तो ये टी ट्यूब्यूल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जाता है। अच्छा, टी ट्यूब्यूल का अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन है। ये स्मूथ ईआर कहलाते हैं, लेकिन इनका एक नाम अलग से है, जो क्योंकि मसल फाइबर में मौजूद हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल दाखिल हो जाता है, और जैसे ही दाखिल होता है तो ये सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज करने लगा, कौन रिलीज करने लगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब ये कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने अंदर जो ये ब्लू कलर का एक धागा सा बनाया है, इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। इस तरह के हजारों धागे, लाखों धागे एक मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। ये पूरा जो मसल फाइबर है, इसमें हजारों की तादाद में ये इस तरह से पैरेलल कंडीशन में ये मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। यकीनन क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको चारों की कुछ बात अगर किसी के जहन में नहीं है तो क्लियर हो जाए, वैसे जो थ्योरी के ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ये मायोफाइब्रिल का एक पोर्शन बनाया हुआ है, उस डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं। मायोफाइब्रिल के अंदर दो तरह के धागे होते हैं मायोफाइब्रिल में, एक होते हैं थिन फिलामेंट और एक होते हैं इसमें थिक फिलामेंट, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो धागा बना, ये धागा है समझ लें, ये जो पोर्शन, ये थिन फिलामेंट है
और ये जो ग्रीन कलर का नीचे बनाया है ये मैंने थिक फिलामेंट बनाया, ठीक है। अच्छा, थिक फिलामेंट एक ही प्रोटीन का बना हुआ था, प्रोटीन का नाम है मायोसिन। अच्छा, जो थिन फिलामेंट है ना उसमें 3 अक़साम के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वो 3 अक़साम के प्रोटीन है, मैं इनके नाम यहाँ लिखता हूँ। ये जो ब्लू कलर के गोल मैंने बॉल्स बनाई हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है एक्टिन, ठीक है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर के बनाए हैं इनका नाम है ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का बारीक सा नीचे धागा जो बनाया है इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है, ये मामला ये है कि जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये थिक फिलामेंट जो होते हैं जो मायोसिन के बने होते हैं, इनके अंदर ये जो नजर आ रहे हैं आपको, इनको बल्बस हेड कहा जाता है। इन्हें कहते हैं बल्बस हेड ऑफ मायोसिन, ये बल्बस हेड कहलाते हैं। बल्बस हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है। मायोसिन मॉलिक्यूल के ये ग्लोब्यूलर हेड भी कहते हैं। ये ऊपर एक्टिन के साथ चिपकना चाहते हैं, उसके साथ अटैच होकर ना ये मायोफाइब्रिल को छोटा करने का काम करते हैं, लेकिन इनके बीच में एक रुकावट है, यानी ये बल्बस हेड और एक्टिन ये दोनों मिलना चाहते हैं, और बीच में जो रुकावट है, रुकावट का नाम है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए अगले फेज में जो मैंने दूसरी डायग्राम बनाई है, आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे, अब आपको इस पर नजर आ रहा है कि बल्बस हेड मायोसिन से चिपके हुए नजर आ रहे हैं, ठीक, कैसे चिपक गए। तो अब आप ये देखिए होता क्या, ये जो ट्रोपोनिन था ना, ये ट्रोपोनिन बताया था मैंने नंबर, ये ट्रोपोनिन के साथ ये मैंने ये डॉट जो डाले हैं ना, डॉट, ये कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट हुए थे ना, ये कैल्शियम आयन यहाँ पर आके बाइंड होते हैं, इसके साथ बाइंड होते हैं ट्रोपोनिन के साथ। कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसका हिस्सा है? थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड हुए, जैसे ही बाइंड होते हैं तो ये ट्रोपोमाइसिन जो कि रुकावट था ना, उसको उठा के नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो ट्रोपोमाइसिन नीचे से जब ऊपर चला जाएगा तो वो जो मायोसिन और एक्टिन के बीच में रुकावट थी, रुकावट खत्म हो जाएगी। तो ये बल्बस हेड ऊपर इरेक्ट हो जाते हैं और ये एक्टिन के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं, और ये जो यहाँ पर इनके कनेक्शन पैदा होते हैं, इन कनेक्शन को कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। जहां जाएंगे जुड़ेंगे क्रॉस ब्रिज बनेगा, जहां पर एक्टिन और मायोसिन मिल गए तो उसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया। और जब क्रॉस ब्रिज बन जाता है तो फिर ये बल्बस हेड जो मायोसिन के होते हैं, ये थिन फिलामेंट को अंदर की जानिब ड्रैग करने का काम करते हैं। अब ये इतनी बात मैंने बता दी है, तो अब हम वापस अपने सवाल के ऊपर वापस आते हैं। तो देखो सवाल क्या था, वाई इज कैल्शियम इसेंशियल। तो सवाल था हमारा, वाई इज कैल्शियम इसेंशियल, ये सवाल था फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो अब पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कैल्शियम क्यों जरूरी है। तो वही बात जो मैंने समझाई है वो यहाँ वर्डिंग में लिखी हुई। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इन मसल कंट्रैक्शन बिकॉज इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ठीक है। मैंने उसको बाइंड करके दिखाया था, ठीक है। किसके साथ बाइंड हुआ था? आपने देखा था कि ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ था कैल्शियम, कॉजिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज दैट एक्सपोजेस बाइंडिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सपोज कर देता है बाइंडिंग साइड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट, यानी जो एक्टिन है उसकी जो बाइंडिंग साइड्स हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाता है। ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो एक्टिन के अंदर जो बाइंडिंग साइड्स हैं मायोसिन के लिए, बल्बस हेड के अटैचमेंट की जो साइड्स हैं उनको बाइंडिंग साइड्स कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। दिस अलाउज मायोसिन हेड, अब वो जो बल्बस हेड है इसको लिखा हुआ है, मायोसिन हेड को अलाउ कर देता है टू बाइंड टू एक्टिन। तो वो बल्बस हेड एक्टिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, उसके नतीजे में क्रॉस ब्रिज बनता है, एंड इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके नतीजे में मसल छोटा हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब मसल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ आर नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। देखो ये डिटेल भी मैंने आपको इसके साथ ही बता दी थी, इसलिए मैंने वो आपको मुनासिब समझा कि मैं उसको आप अलग से बता दूं, ठीक है जी। तो मसल जो नर्व इम्पल्स है या नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसका क्या रोल है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम थ्रू अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिग्नल। नंबर 1, द नर्व सिग्नल ट्रैवल डाउन द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के जरिए मसल के अंदर ये सिग्नल भेजा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, दीज मोटर न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं कहाँ पर, जहाँ मसल के साथ उनका मिलाप हो रहा होता है,
और वो जगह क्या कहलाती है? एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ऐसा किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? द ट्रांसमीटर रिलीज्ड। ट्रांसमीटर का मतलब है न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी न्यूरो ट्रांसमीटर ही लिखा हुआ। द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड, जो रिलीज हुआ है, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन द सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा पर उसके अटैच होने के लिए, न्यूरो ट्रांसमीटर के अटैच होने के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं, उनके साथ ये न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होते हैं। और फिर क्या होता है? जो सार्कोलीमा है, जो मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन है, वो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। द बाइंडिंग ट्रिगर्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। सार्कोलीमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। द एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल डीप इनटू द मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर गहराई में जाता है। किसके जरिए जाता है? वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, टी ट्यूब्यूल के जरिए जाता है। और फिर कहाँ तक जाता है? डीप अंदर तक जाएगा। कहाँ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि कैल्शियम आयन के पंप के तौर पर काम करते हैं, और उनसे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और उसके नतीजे में आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो टॉपिक्स हैं। अच्छा, अभी पहला सवाल है, वाई रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। देखो, पहली बार ट्रांसड्यूसर का मतलब पता होगा तो बात समझ में आ जाएगी। ट्रांसड्यूसर ऐसी चीज को कहते हैं जो एनर्जी की किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ट्रांसड्यूसर is a machine or an apparatus which convert one form of energy into another form, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स आर ऑफन रेफर्ड टू a transducer because they convert one form of energy or signal into another। अब ठीक है, रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब वो एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो मुख्तलिफ इक़साम के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। जैसे आंखों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, लेकिन देखिए उसको कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं ना, तभी तो वो ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। तो आई थी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी, ठीक है ना, साउंड एनर्जी जो थी वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। प्रेशर है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। केमिकल्स हैं, वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। केमिकल्स हैं जो आपने पढ़ा होगा, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। नीजल कैविटी में भी कीमो रिसेप्टर। टेम्परेचर, ये हीट एनर्जी है, ठीक है। तो इन सबको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोन एज एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स, ठीक है जी। तो इसलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है, रिसेप्टर्स को। अच्छा, उसके बाद है वाई न्यूरोलीमा इज पोलराइज्ड। न्यूरोलीमा पोलराइज्ड क्यों होती है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आपको ड्रॉ करके बता दूं। देखो, न्यूरोलीमा को नाम दिया जाता है कि न्यूरोलीमा जो है बेसिकली मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलीमा का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये सपोज कर लीजिए मैंने जो डायग्राम बनाई है ना, ये डायग्राम है एक्सॉन की, जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरता है। अच्छा, बात ये हो रही है कि ये पोलराइज्ड क्यों होती है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, इसमें पोलराइजेशन का उसूल ये है कि बाहर की जानिब इसमें पॉजिटिव आइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, और अंदर की जानिब इसके नेगेटिव आइंस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अंदर माइनस होता है न्यूरोलीमा के, मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा कहते हैं। और अगर न्यूरोलीमा एक्सॉन का पार्ट है तो उसको एक्सोलीमा भी बुक में लिखा मिलेगा आपको। तो ये पूछ रहे हैं कि ये पोलराइज्ड क्यों है, यानी इसके बाहर ये प्लस चार्जेस हैं या अंदर माइनस चार्जेस हैं, इसका क्या रीज़न है कि क्यों है, ठीक है, ये पूछा गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब नर्व इम्पल्स पास आउट होता है तो ये बाहर के जो पॉजिटिव आइंस हैं वो अंदर आ जाते हैं और बाहर माइनस डोमिनेट करने लगता है, और वही माइनस जो बाहर डोमिनेट कर रहा होता है वो आगे की जानिब जो ट्रेवल करता है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। ये पूछा ये गया है कि बाहर प्लस और अंदर माइनस क्यों है, ठीक है, सवाल ये है हमारा, ठीक है। तो अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोलीमा इज एसेंशियल फॉर इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है, साख्ती सलामती के लिए, यानी जो न्यूरोलीमा की जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इसकी साख्त है, उसको सलामत रखने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है साख्त,
और इंटीग्रिटी का मतलब है सलामत, यानी साख्ती सलामती के लिए ज़रूरी है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जो उसका काम है वो काम, जब आपको पता है कि ये बाहर प्लस अंदर माइनस, फिर एकदम से जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो बाहर माइनस हमें डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है, फिर वो आगे ट्रैवल करता हुआ नज़र आता है, तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसी तरह से इसका पैदा होता है। एंड रोल इन नर्व इम्पल्स कंडक्शन, दूसरा ये कि नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट हो रहा है कि बाहर माइनस आया, फिर वो माइनस ऐसे आगे जा रहा है, फिर वापस प्लस बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सारा जो सिलसिला है ये इसी पोलराइजेशन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, ठीक है। जनरेशन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जब ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है, ठीक है, तो यानी ये सीएनएस से अगर ये इनिशिएट हुआ है तो ये पीएनएस के अंदर आ रहा है, या पीएनएस से रिसेप्टर ने कोई नर्व इम्पल्स जनरेट किया है तो वो सीएनएस की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये इन सब कामों के लिए, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उसका जो फंक्शन है उसको नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ जो है वो पोलराइजेशन इसकी ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? देखिए, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखिए, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब ये लिया जाता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्राफ की शक्ल में, ये यहाँ पर हम लेते हैं टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है, एक्स एक्सेस पर टाइम लिया जाता है और वाई एक्सेस पर लिया जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाई एक्सेस पर, ठीक है, और ये मिली वोल्ट के अंदर होता है, एमवी, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि अब हमें एक बात पता है कि देखिए -70 ये जो वैल्यू है -70 की, -70 ये कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है न्यूरोलिमा रेस्टिंग कंडीशन में कोई नर्व इम्पल्स पास आउट नहीं हो रहा, अब ये ऊपर की तरफ जाता है, पहले ये थ्रेशोल्ड पर आएगा, ठीक है, पहले ये आएगा थ्रेशोल्ड पर, और फिर ये जाता है एक्शन पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। इस तरह का हमें ग्राफ बनता हुआ नजर आता है, वो आपकी बुक में बना हुआ है, वो थ्योरी में यकीनन, क्योंकि मोस्ट लॉन्ग के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक काम ये कर रहा हूँ कि ये -70 मिली वोल्ट है ना, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको हम RMP कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -55 मिली वोल्ट, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और फिर ये ऊपर तक जाता है, ये +50 मिली वोल्ट तक जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है। तो देखो, ये पूछा ये गया है कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, तो देखो थ्रेशोल्ड जो है ना, ये बीच में बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, इसके नीचे RMP है, इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल है। मतलब मैं समझाने के लिए एग्जांपल दूं कि आप जैसे हैदराबाद से कराची आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आप सुपर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं ना, सुपर हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे टोल प्लाजा आता है कराची का, तो आप ये समझ लीजिए टोल प्लाजा ये, ठीक है। अब ये टोल प्लाजा जो आ गया, इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो अब आप कराची शहर में दाखिल हो गए, ठीक है ना, अब ये पूरा कराची चल रहा है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप टोल प्लाजा ही क्रॉस नहीं करेंगे तो उसका मतलब है आप कराची शहर में दाखिल ही नहीं हुए। तो मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके आगे एक्शन पोटेंशियल होगा, इसके पीछे नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, यानी ये ब्रिज है, इसको क्रॉस किए बगैर आप एक्शन पोटेंशियल में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो वैसे थ्रेशोल्ड आपने पढ़ा होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या है कि -55 मिली वोल्ट जो है, ये इसको बुक में हमारे थ्रेशोल्ड कहा हुआ है, और कहा गया है कि ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ तक लाजमी पहुँचेगा
इससे आगे बढ़ेगा तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल इख्तियार करेगा। इससे अगर आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल भी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, ये आपको लिखा मिल जाएगा, यही अल्फाज है। ठीक है, तो देख लेगा आप लोग, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले रहे होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी पूरा लेते चले जाएं। अच्छा, वाई इम्पल्स मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दो तरह के न्यूरॉन पड़े होंगे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन वो होते हैं जिन पे माइलिन शीट की कोटिंग होती है। तो आपको पता है कि ये इंसुलेशन होता है, माइलिन जो है वो इंसुलेशन है, और ये जो इंसुलेशन होता है बेसिकली ये नर्व इम्पल्स को गुजरने से रोकता है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये न्यूरॉन है ना, अच्छा, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन ये माइलिनेटेड की टाइप्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये माइलिन शीट है। अच्छा, तो ये माइलिन शीट बनाने वाले कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, पर इनको शॉन सेल कहते हैं। ये शॉन सेल्स होते हैं, ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। ये माइलिन बनाया है, माइलिन शीट बनाई, और आप देख रहे हैं कि माइलिन शीट ये पीसेस में है ना, यानी ये पैचेस में, ये कंटिन्यूसली नहीं होती। अच्छा, बीच में जो गैप्स होते हैं माइलिन शीट के, यहां से नर्व इम्पल्स गुजर सकता है ना, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। अब जो नर्व इम्पल्स गुजरेगा, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर से जो नर्व इम्पल्स गुजरता है, वो जैसी माइलिन शीट आएगी तो नर्व इम्पल्स को जंप करना पड़ता है, नोड ऑफ रैनवीर में आना पड़ता है, फिर थोड़ा सा ट्रैवल करेगी, फिर वो माइलिन शीट रास्ता रोकेगी, फिर उसको जंप करना पड़ेगा। तो इससे ये बात पता चली कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर से नर्व इम्पल्स जंपिंग कंडीशन में गुजरता है। तो ये जंपिंग कंडीशन वाला जो मूवमेंट है ना, ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाता चला जाता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर से, क्योंकि नर्व इम्पल्स जंपिंग कंडीशन में पास आउट होता है, इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा द impulses move faster in myelinated neuron due to the phenomena called saltatory condition। के saltatory वाले का मतलब क्या होता है, छलांग लगाता हुआ जाता है। ठीक है, saltatory का मतलब है छलांग लगाता हुआ। myelination is the process by which axon is insulated by a fatty substance called myelin। जो myelin है वो दरअसल एक टाइप का फैट होता है। ठीक है, तो इसकी कोटिंग होती है, which is produced by glial cells। ठीक है, ये गिलियल सेल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। गिलियल सेल अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं तो इनको कहेंगे शॉन सेल। ठीक है, और अगर गिलियल सेल CNS के अंदर मौजूद है, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। गिलियल सेल की दो टाइप्स मैंने आपको बताई। ठीक है, ये गिलियल सेल की दो टाइप्स हैं, एक है शॉन सेल और एक है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ये शॉन सेल जो होते हैं बच्चों, ये कहाँ होते हैं? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, PNS। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम CNS कहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात निकल आई है, तो एक एक वर्ड है ये, सुनते चले जाएं, मेमोरी आपकी रिकॉल होती रहेगी। अच्छा, द एक्सॉन इज नॉट यूनिफॉर्मली, देखें ना, एक्सॉन जो है यूनिफॉर्मली माइलिन से कवर नहीं है, वो पैचेस में। इंस्टेड द माइलिन शीट इज इंटरप्टेड बाय स्मॉल गैप्स कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीर। इनके बीच में जो गैप्स हैं उनको नोड ऑफ रैनवीर कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड ओनली एट द नोड्स। जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये नोड ऑफ रैनवीर के अंदर से गुजर सकता है। एज द रिजल्ट द एक्शन पोटेंशियल जम्प्स। तो इसलिए एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जंप करता हुआ जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट।
एक नोड से दूसरी नोड के अंदर नर्व इम्पल्स छलांग लगाता हुआ जाता है, ठीक है, स्किपिंग द माइलिनेटेड रीजन, जो माइलिनेटेड रीजन है उसको स्किप करता हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडीशन। ठीक है, सॉल्टेटरी यानी छलांग लगाते हुए जाने की वजह से इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज इंटर न्यूरॉन कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स? इनको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, इनको मिडिल मैन भी कहा जाता है, इनको एक और नाम भी है आपकी बुक में लिखा हुआ, इनको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम एक ही चीज से रिलेटेड हैं, मैंने एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। दो चीजों के दरमियान ये राब्ता पैदा करता है। ठीक है, कैसे? अब जरा देखिए, ये बेसिकली जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये CNS में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं ना, उनको हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखिए ये मिसाल के तौर पर ये हमारा CNS है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो न्यूरॉन है ना, यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन बना देता हूँ, ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये इंटर न्यूरॉन, ठीक है, ये इंटर न्यूरॉन है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, इसके एक जानिब जो है वो मौजूद है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की शक्ल बनाई जाती है, ऐसे बनता है ये सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन है। और इसके दूसरी जानिब मौजूद है बच्चों कौन सा? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये इसका एक्सॉन, और ये कनेक्ट हुआ है इफेक्टर के साथ। देखो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये इफेक्टर है। इफेक्टर बोलते हैं जो एक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, इफेक्टर है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS है, और यहाँ पर ये पाए जाने वाले जो न्यूरॉन है इसका नाम है इंटर न्यूरॉन, जिसके बारे में सवाल किया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन के दरमियान, यानी कौन से दो न्यूरॉन्स हैं? एक है सेंसरी, शाबाश, ध्यान में आगे जिन बच्चों को अच्छी बात है, एक है सेंसरी और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन के बीच में राब्ता पैदा करने वाला जो न्यूरॉन है वो इंटर न्यूरॉन है, इसीलिए इसको एसोसिएशन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों जल्दी ले लीजिए। एक मिनट में ज़रा थोड़ी सी इसकी सेटिंग ऐसी कर दूं ताकि आपके पास पूरा मैटर चला जाए। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें नीचे से। ठीक है, मैं अब इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ले लें, ज़्यादा बेहतर है। ये इस चैप्टर के सारे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं दूसरा, ये पहला सबऑर्डिनेट मूवमेंट है, उसके तमाम सवाल के जवाब। ठीक है जी, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा ये लेक्चर भी। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कवर कर देंगे। ठीक है, ये अमानिल्लाह, तैयारी रखिए अपनी, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम टाइम पर होंगे। ठीक है, 28 तारीख 29 तारीख आपकी डेट है, तैयारी रखिए अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।